हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट प्रोसेसेस को एक एक करके कंसिडर कर रहे थे। अगला प्रोसेस हमें कंसिडर करना है आइसोबारिक प्रोसेस। जितनी डिटेल्स हमने अभी आइसोकोरिक प्रोसेस की डिस्कस करी, बिल्कुल वही काम अभी हमें आइसोबारिक प्रोसेस में कर देना है। तो देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस के जितने पॉइंट्स हैं उनको साथ में कंसिडर करते चलते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। कौन सा गैस लॉ इस केस में एप्लीकेबल हो रहा है? चार्ल्स लॉ, यानी कि उसका रिजल्ट भी हमें याद है, आइडियल गैस इक्वेशन से समझते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो बोला जा सकता है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेफिनेटली गैस की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और इसका वाइस वर्सा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम होगा। तो देखिए, बिल्कुल वही चीज लिख रही है। अगर आइसोबारिक एक्सपेंशन होने लगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि गैस पर हीटिंग इफेक्ट आता है। अगर आइसोबारिक कंप्रेशन होने लगे तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि गैस पर कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमने टेबल में देखा था, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो होता है P डेल्टा V, यानी कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या फिर NR डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो या तो P डेल्टा V कर देंगे या फिर म्यू आर डेल्टा T कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू चेंज इन टेम्परेचर। इस केस में, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस में, अगर मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं तो मुझे फिर से एक काम का रिजल्ट मिलता है। इनको थोड़ी देर बाद हैंडल करेंगे। जो काम का रिजल्ट है वो मैं आपको अलग से डिराइव करके बता देता हूं। तो बिल्कुल बेसिक फर्स्ट लॉ से ही मैं चालू कर रहा हूं। Q शुड बी इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अब मैं चाहे इसको डेल्टा Q लिख दूं, डायरेक्टली Q लिख दूं, वो बात हमें समझ आती है क्या है। Q को इन जनरल किसी भी प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं NC डेल्टा T, लेकिन क्योंकि हम अभी एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस चला रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसको हम स्पेशली डिनोट करते हैं अलग से Cp से। पहले हमने किया था Cv का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी मैं कर रहा हूं Cp, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो NCP डेल्टा T विल बी इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो देखिए ये बन जाता है NCP डेल्टा T शुड बी इक्वल टू, वर्क के मेरे पास दो फॉर्म है, या तो मैं P डेल्टा V कर लूंगा या फिर मैं NR डेल्टा T कर लूंगा। अभी मैं वो सेकंड वाला फॉर्म चूज कर रहा हूं क्योंकि उसी से मुझे काम का रिजल्ट मिलेगा कि वर्क डन इक्वल टू ये वाला फॉर्म, N नंबर ऑफ मोल्स R डेल्टा T प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इतना हम समझ गए, कोई भी प्रोसेस हो या तो NF/2R डेल्टा T या फिर NCV डेल्टा T। तो मैं चूज करता हूं NCV डेल्टा T। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, थ्रू आउट N डेल्टा T वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। N डेल्टा T पूरे में से कैंसिल कर दे तो जो रिलेशन आता है वो ये कि Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। इस रिलेशन को बोलते हैं मियर्स फॉर्मूला। ठीक है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। तो देखिए, किसी भी गैस के लिए, यानी कि अगर मुझे गैस की एटॉमिसिटी पता हो तो मैं उसके Cv की वैल्यू बता सकता था FR/2, और अगर मुझे Cv की वैल्यू पता लग गई तो उसमें सिंपली R ऐड करके हम लोग Cp की वैल्यू बता देते हैं। तो देखिए, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं ये कैसे हो रहा है। मोनोटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं। मोनोटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू होती है 3R/2, उसमें फर्दर R और ऐड कर दें तो मोनोटॉमिक गैस के लिए Cp आ जाता है 5R/2। डायटोमिक गैस के केस में चलें तो Cv 5R/2 प्लस R, तो Cp हो गया 7R/2। ऐसे ही आ जाए पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए Cv होता था 3R, R और ऐड कर दीजिए तो Cp हो जाएगा 4R। तो ये तरीका होता है Cv से Cp तक आने का। स्टैंडर्ड फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू CV प्लस R।
तो यहां तक की बात समझ गए। अब देखिए किसी भी गैस के लिए हम सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सीपी और सीवी का रेशियो होता है, सीपी बाय सीवी, इसी को बोलते हैं हम लोग गामा। तो अगर किसी भी गैस के लिए हम सीपी निकाल सकते हैं, किसी भी गैस के लिए सीवी निकाल सकते हैं, तो बात यहां पर आकर खत्म हो जाती है कि हम किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू भी अब बता ही देंगे। ठीक है, तो सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। अब यहां पर जो रिलेशन आया उस पर चलते हैं। देखिए वही बात हो गई, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। सीवी की वैल्यू ये कैसे आई और सीपी की वैल्यू कैसे आई, यानी कि अभी तो हम इसको याद रख के चलेंगे कि सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, और ये पहले ही हमने देख लिया था सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। वैल्यूज कैसे आती हैं वो मैं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रूव करके यानी कि डिराइव करके बता दूंगा कि ये सीवी और सीपी ऐसे गामा के टर्म्स में कैसे आ गया। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं आइसोबारिक प्रोसेस के केस में वो देख लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ है वो हमेशा बनेगा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए यानी कि वॉल्यूम कितना ही चेंज कर लीजिए, प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका स्लोप हो गया 0। तो आइसोबारिक प्रोसेस के पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा होता है 0। अब हिंट हमें कैसे मिलेगा कि कोई प्रोसेस आइसोबारिक है कि नहीं, तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कर देगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर वर्ड यूज कर देगा आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर एक आपको वर्ड दे देगा ओपन कंटेनर के अंदर वो प्रोसेस करवाया जा रहा है। यानी कि किसी भी प्रोसेस को अगर मैं ओपन कंटेनर में करवाऊं तो ओपन कंटेनर में करवाने पे होता क्या है, उसका जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही चलता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट चलता है। तो ये हिंट होता है कि किसी भी प्रोसेस को अगर हम ओपन कंटेनर में कराएं या फिर एक ऐसा पिस्टन कंटेनर के ऊपर रख दें जो कि फ्रीली मूव कर सकता हो, तो भी हम उसको बोलते हैं कि वो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हिंट होते हैं, फ्रीली मूविंग कंटेनर, ओपन कंटेनर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये सब होते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। जब भी हम मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वाली चीज करेंगे, यानी कि जब भी हम लिक्विड से सॉलिड वाले इंटरफेस का कन्वर्जन करते हैं, तो वो भी हो जाता है एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, हमने आइस को मेल्ट करने छोड़ दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आइस कन्वर्ट होने लगेगी वाटर में। तो इस दौरान जब वो आइस मेल्ट हो रही थी वाटर में, तो बोला जा सकता है कि जो प्रेशर चलता रहेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब वो जो फेज कन्वर्जन हुआ वो एक आइसोबारिक प्रोसेस था। और ये वो सारे स्टैंडर्ड टर्म्स हो गए। वर्क सीधे हम लिख देंगे या तो P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T। हीट या तो आप फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर मतलब फर्स्ट लॉ W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर आप डायरेक्टली भी हीट को लिख सकते हैं NCP डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बात हमें अब तक समझ में आ गई होगी, कोई भी प्रोसेस ले लीजिए NF/2R डेल्टा T या फिर NCV डेल्टा T। ये तो फॉर्म अब नहीं बदलने वाला इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं। गिवन फिगर शोज अ पीवी ग्राफ ऑफ द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। फाइंड आउट वर्क इन द प्रोसेस A to B, B to C, C to D एंड D to A। कहने का मतलब यह है कि अगर एक पीवी ग्राफ हमें दे रखा है, यूनिट्स प्रेशर के ATM में है, वॉल्यूम के लीटर में है, तो यूनिट कन्वर्जन हमें करने पड़ेंगे। तो हमें हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करके बता देना है। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हैं, A to B, B to C, C to D और D to A। हर प्रोसेस का हमें वर्क कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताना है। तो पहले देख लेते हैं वो वर्क कैलकुलेट कैसे होने वाला है। सबसे पहला प्रोसेस था A to B। पीवी ग्राफ गिवन है, ये प्रोसेस हो गया A to B। 2 अप्रोच हमारे पास है, या तो हम मैथमेटिकल लगाएंगे या फिर ग्राफिकल लगाएंगे। अगर मैथमेटिकल यूज करते तो ये दिखाई दे रहा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक के केस में वर्क कैलकुलेट हो जाएगा P डेल्टा V से। प्रेशर गिवन है 12 ATM। A से B तक जाने पे वॉल्यूम का चेंज मुझे दिखाई दे रहा है 5 लीटर, तो मैं P डेल्टा V से वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। दूसरा तरीका, फॉर्मूला छोड़िए, पीवी ग्राफ अगर है और मुझे एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है,
तो मैं सिंपली एरिया अंडर कर्व भी कैलकुलेट कर सकता हूं बाउंडेड विद वॉल्यूम एक्सिस, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का जो पूरा एरिया अप टू एक्स एक्सिस है उसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो वर्क आ जाना है। साइन ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव लगेगा क्योंकि ए से बी पे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट बी टू सी, बी से सी वाले प्रोसेस में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट चलती है तो बिना कैलकुलेशन के हमने डायरेक्टली बोल दिया वर्क डन 0, इस पे आगे कोई डिस्कशन नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क 0। सी टू डी, सी टू डी देखिए फिर से आइसोबारिक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, तो या तो आप पी डेल्टा वी कर लीजिए या फिर दोबारा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, तो एरिया से हम लोग सिंपली आंसर बता देंगे। सी से डी पर आने पे वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेशन प्रोसेस, वर्क डन नेगेटिव, साइन भी डिसाइड हो गया नेगेटिव। लास्ट डी टू ए, डी टू ए पे दोबारा कोई डिस्कशन नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0। तो ऐसे करके हम इंडिविजुअली चारों प्रोसेस का वर्क डन बता सकते हैं। तो देखिए वही सब ये कैलकुलेशन हो गई। पहले वाले प्रोसेस में P यानी कि P डेल्टा वी या फिर एरिया, वो बात एक ही है, सॉल्व होकर वहां से आ जाएगा 6000 जूल। अल्टीमेटली यहां पे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया बाउंडेड विद वॉल्यूम वाला एक्सेस। सेकेंड वाले प्रोसेस B से C में वर्क डन 0 था, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। अगले प्रोसेस में यानी कि C से D तक आने में वर्क हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया, एरिया बाउंडेड विद वॉल्यूम वाला एक्सेस, तो हो जाएगा -1000। माइनस का लॉजिक आप समझ गए, C से D तक आने पे वॉल्यूम कम हो रही थी। और जो आखिरी प्रोसेस था D से A, उसका भी वर्क डन 0, रीजन बीइंग वो भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो यहां तक की बात हम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडल करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is taken round the cyclic process ABCA as shown in the figure. Find, 3 पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तीनों पार्ट को एक एक करके कंसिडर करेंगे, पर पहले देख लेते हैं किस टाइप की साइकिल दे रखी है, उससे रिलेटेड और क्या क्या डेटा दे रखा था। नंबर ऑफ मोल्स 1, आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, इससे हम ये साइक्लिक प्रोसेस करवा देते हैं ABCA। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे काम आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स और मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस का क्या यूज हो सकता है, इससे मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुझे CV या CP जो पूछा जाएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। पहला है फाइंड वर्क डन बाय द गैस, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं। क्लोज लूप के अंदर का एरिया अगर कैलकुलेट कर लें तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, तो सीधे सीधे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, वहां से हम बता भी देंगे। साइन डिसाइड कर लेते हैं, देखिए पीवी ग्राफ में साइकिल क्लॉकवाइज सेंस में चल रही है तो वर्क डन का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। पहला पार्ट यहां पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ CA एंड हीट अब्सॉर्ब्ड इन पाथ AB। सेकेंड पार्ट में 2 डिफरेंट चीजें हमसे पूछ रखी हैं। पहला, C से A में कितनी हीट रिजेक्ट हुई होगी, अगला A से B में कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई होगी। तो दोनों को अलग अलग करके हैंडल करते हैं। पहले हम कंसिडर कर रहे हैं C से A। C से A वाला प्रोसेस वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में अगर हमें हीट कैलकुलेट करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो हम प्रॉपर फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट करें, यानी कि सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करें, उसके बाद C से A तक आने का चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट कैलकुलेट करें, उन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे हीट इन्वॉल्व Q की वैल्यू मिल जाएगी। उससे एक और छोटा तरीका है कि C से A तक का प्रोसेस अगर मैंने आइसोबारिक आइडेंटिफाई कर ही लिया है तो आइसोबारिक प्रोसेस के केस में डेल्टा Q को डायरेक्टली लिखा जा सकता है NCP डेल्टा T। तो एक ही स्टेप में इसमें मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे वर्क और इंटरनल एनर्जी सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बाद में उनको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे NCP डेल्टा T। ठीक है, N इसलिए क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ मोल्स 1, CP आइडियल मोनोटॉमिक गैस अगर है तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हम सबसे पहले CV निकाल लेंगे, R ऐड करके, यानी कि CP इक्वल टू CV प्लस R
करके सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहां तक की चीज तो मुझे पता है, इसी के आगे मैं कैलकुलेशन चलाता हूं। तरीका बता देता हूं कैसे करना है, सॉल्व तो बाद में अलग से हम कर ही लेंगे फेयर में। नंबर ऑफ मोल्स 1, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो CV की वैल्यू आ जाएगी 3R/2। फर्दर उसमें R ऐड कर दें तो वो हो जाता है 5R/2, तो CP लिखते हैं 5R/2। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, इसमें टेम्परेचर का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। तो C से A तक आने पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से कैसे, मैं आइडियल गैस से ही चालू करता हूं। PV इज इक्वल टू nRT, तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nR। हमें इनडायरेक्टली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर का कहीं कुछ मेंशन करके नहीं रखा हुआ। तो देखिए हमें बताना है C से A तक आने पर टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, यानी कि टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट C। टेम्परेचर एट A कैलकुलेट करने के लिए A वाले पॉइंट पे मैं ये डेटा रख दूंगा, प्रेशर एट A इंटू वॉल्यूम एट A डिवाइडेड बाय nR। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 5R/2 तो यहां तक चल ही रहा था। अब लिखते हैं टेम्परेचर एट A, तो प्रेशर एट A इंटू वॉल्यूम एट A वो हो गया P0 V0 डिवाइडेड बाय nR, नंबर ऑफ मोल 1 इंटू R माइनस। तो देखिए ये लिख रहा है गिवन टर्म्स में टेम्परेचर एट A। अब ऐसा ही काम करते हैं पॉइंट C के लिए। तो C के लिए क्या करना है, प्रेशर एट C इंटू वॉल्यूम एट C डिवाइडेड बाय nR। प्रेशर एट C P0, वॉल्यूम एट C 2V0, तो ये बन जाएगा 2P0 V0 डिवाइडेड बाय nR, तो 1 इंटू R। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है ब्रैकेट वाली चीज ओवरऑल बन गई माइनस P0 V0 डिवाइडेड बाय R। तो ये हो गया, माइनस में अभी से बाहर ले लेता हूं, 5R/2 इंटू P0 V0 डिवाइडेड बाय R। R कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस 5P0 V0 बाय 2। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, Q का साइन अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब इतनी हीट रिलीज हुई होगी। तो देखिए क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था, फाइंड हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ C to A। तो हीट रिजेक्टेड यानी कि अब हम सीधे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बताएंगे 5P0 V0 बाय 2। तो ये हो जाता C से A वाले पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हमें बताना है हीट अब्सॉर्ब्ड इन पाथ A to B। A से B वाला देखिए, A से B वाला प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इस केस में डायरेक्टली हम लोग हीट की वैल्यू लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। तो देखिए जैसे हमने ये वाली चीज लिखी थी प्रोसेस C to A के लिए, वैसे ही A से B के लिए हम बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पे कैलकुलेशन कर लेंगे कि डेल्टा Q शुड बी इक्वल टू NCV डेल्टा T। CV की वैल्यू 3R/2 और डेल्टा T बिल्कुल उसी तरीके से टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A। तो उसकी कैलकुलेशन फेयर में आगे हमें दिख भी जाएगी। अगला जो थर्ड पार्ट है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्ट है, उस पर आते हैं। हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन पाथ B to C। B से C वाले प्रोसेस को देखिए तो अभी तक ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ना तो ये आइसोबारिक है, ना ये आइसोकोरिक है, ना ये आइसोथर्मल है। हालांकि आइसोथर्मल अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है, बट मैं वैसे ही बता सकता हूं कि आइसोथर्मल के केस में जो PV ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता था, तो ये वो भी नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अभी इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। B से C में मुझे Q की वैल्यू बेसिक फर्स्ट लॉ की हेल्प से ही निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट लॉ की हेल्प से कैसे, B से C में पहले हम निकालेंगे वर्क डन कितना हुआ, वो वर्क हो जाना है एरिया अंडर कर्व, वो सिंपली बताया जा सकता है। फिर हमें B से C में कैलकुलेट करना होगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है। कोई भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकलता है NCV डेल्टा T से। तो फिर B से C के लिए मैं वही काम करूंगा, NCV डेल्टा T। एक बार वर्क आ गया,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, तो दोनों को ऐड करके हम लोग हीट इन्वॉल्व इन प्रोसेस B2C कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक वर्क वो एरिया अंडर ग्राफ से आ जाएगा, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वो NCV डेल्टा टी से आ जाएगा। तो इनकी फेयर कैलकुलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत थी नहीं, हमने सिंपली एरिया कैलकुलेट कर लिया था साइकिल के अंदर का। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट ऑप्शन में हमसे CA वाले पाथ में जो हीट इन्वॉल्व थी वो पूछी गई थी, वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी थी 5/2 P0 V0, माइनस साइन डिनोट करता था कि इतनी हीट रिजेक्ट हुई होगी। तो देखिए ये वाली जो अप्रोच है ये फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट किया है हमने, इससे छोटे रास्ते से डायरेक्टली NCP डेल्टा टी से वो चीज कैलकुलेट कर ली थी, यानी कि NCP डेल्टा टी, और इससे कम कैलकुलेशन में आंसर आ गया था 5/2 P0 V0। फिर हमसे पूछा गया था A से B में हीट का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा। A से B वाला जो प्रोसेस था वो आइसोकोरिक था, तो वहां पे हीट इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बोल सकते हैं NCV डेल्टा टी, तो ये वही हो गया NCV डेल्टा टी, वहां से वो चीज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं। तीसरे वाले पार्ट में पूछा गया था B से C में कितनी हीट इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें फर्स्ट लॉ की हेल्प से ही इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो पहले तो वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क वाली चीज हो गई थी एरिया अंडर कर्व, तो ये एरिया अंडर कर्व हो गया। एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाता है NCV डेल्टा टी से। इन दोनों क्वांटिटीज को इंडिविजुअली ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल हीट इन्वॉल्व, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है यानी कि आइसोकोरिक या आइसोबारिक, तो हीट के लिए आप डायरेक्टली लगाइए या तो NCV डेल्टा टी या NCP डेल्टा टी। स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो फिर तो हम लोगों को फर्स्ट लॉ की हेल्प लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमें एक्सक्लूसिवली कंसिडर करना है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का देखिए बेसिक हम थोड़ा सा जानते हैं, बाकी जितने भी डिटेल हमें डिस्कस करनी है एक एक पॉइंट को साथ में देखते चलेंगे। आइसोथर्मल के बारे में जो सबसे बेसिक पॉइंट हम लोग जानते हैं वो ये कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से रिलेटेड जो हमने गैस लॉ देखा था वो गैस लॉ था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हमने आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से जब हैंडल किया था तो बोला था, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, जो चीज हमें पहले से आती है कि PV इज इक्वल टू म्यू RT, म्यू हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए अगर एक गिवन सैंपल ऑफ गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है। हमने एक ऐसा प्रोसेस चलाया जिसमें टेम्परेचर भी हो गया कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो इसके आगे मुझे समझ आ रहा है कि पूरी जो राइट हैंड साइड है यही कांस्टेंट हो जानी है, और अगर इक्वेशन की एक साइड कांस्टेंट हो गई तो दूसरी को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो बोला जा सकता है कि प्रेशर शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया तो इसके केस में हम अगर PV ग्राफ बनाएं तो उसका शेप भी हमें अच्छे से ध्यान है कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ खींचा जाए तो। वर्क डन का हमने डायरेक्टली टेबल से फॉर्मूला देखा था कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें वर्क कैलकुलेट करना हो तो वो आ जाता है म्यू RT इंटू ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल, या फिर इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है तो वो होता है P इंटू V इंटू ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। और क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसको पूरे फॉर्मूले को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि PV इंटू ln ऑफ P इनिशियल बाय P फाइनल। तो देखिए वही अभी ये चीज लिख रही है, म्यू RT इंटू ln ऑफ V2 बाय V1। ln को हमने log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया तो ये 2.303 वाला फैक्टर आ जाता है। तो देखिए फर्क ये यहाँ पर है log टू द बेस 10, हमने जो डायरेक्ट टेबल से फॉर्मूला सीखा था वो था ln के टर्म्स में। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, वैसे तो हमें देखिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बट फिर भी अगर हमें देखना हो कि फॉर्मूला आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या हुआ, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। किसी भी प्रोसेस के लिए हम जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं वो होता था इंटीग्रेशन ऑफ PdV। कोई भी जनरल प्रोसेस हो, कुछ भी उसमें हो रहा हो गैस के साथ, वर्क हम कैलकुलेट करते थे इस फॉर्मूले से कि इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो प्रेशर का इंटीग्रेशन हमें वॉल्यूम के साथ करना है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे वो आगे पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, तो यहीं से एक एक स्टेप को समझते हैं। देखिए वो वाली चीज हो गई इंटीग्रेशन ऑफ PdV। आइडियल गैस इक्वेशन से
प्रेशर की जगह लिखा जा सकता है म्यू आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो प्रेशर को हमने उसी से रिप्लेस किया, म्यू आर टी डिवाइडेड बाय वी, डीवी आगे लिख ही रहा था। अब देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमने P रिप्लेस कर दिया और उसको वॉल्यूम के टर्म्स में ले आए। म्यू आर टी वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो म्यू आर टी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, हमें 1/v का इंटीग्रेशन करना है। 1/v का इंटीग्रेशन हो जाता है ln v। वॉल्यूम चेंज हो गई V1 से V2 तक, यानी कि V इनिशियल से V फाइनल तक। तो म्यू आर टी इंटू ln ऑफ, लिमिट्स लगाने के बाद ये आ जाएगा म्यू आर टी इंटू ln ऑफ V2/V1। तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ln को मैंने आपको बताया था log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2.303 वाला फैक्टर आ जाता है, तो वो फॉर्मूला बनकर आ गया। V2/V1 की जगह हम P1/P2 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर के टर्म्स में वही चीज ये बनकर आ जाती। म्यू आर टी की जगह PV भी लिखा जा सकता है, तो म्यू आर टी की जगह हमने यहाँ पे PV लिख दिया। तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वर्क डन के। एक म्यू आर टी ln ऑफ, एक बार हम फाइनल बाय इनिशियल वॉल्यूम कर लेंगे, दूसरी बार में इनिशियल बाय फाइनल प्रेशर कर लेंगे। जो बाकी 2 फॉर्म्स हैं उसमें म्यू आर टी की जगह PV लिख लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ PV इंटू ln ऑफ, एक बार कर लेंगे V फाइनल बाय V इनिशियल और दूसरी बार में कर लेंगे P इनिशियल बाय P फाइनल। तो ये 4 फॉर्म बनते हैं, हमें अल्टीमेटली एक ध्यान रह जाए तो उससे बाकी फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो देखिए फर्स्ट लॉ ये था कि डेल्टा Q शुड बी इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड will be equal to the summation of work and change in internal energy। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज 0 है तो डेफिनेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 ही होगा। तो इस प्रोसेस में बोला जा सकता है कि डेल्टा Q विल बी इक्वल टू W। जितनी भी हम हीट सप्लाई या रिजेक्ट करते हैं वो एग्जैक्टली वर्क के बराबर होती है। तो ये वही चीज हो गई, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू W। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ पॉसिबल है आइडियल गैस के लिए। हम ऑब्वियसली अभी जो सारी चीजें कंसिडर कर रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए ही है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है किसी गैस से करवाना। उसके क्या क्या रीजन होते हैं देखिए, एक तो मैं समझाता हूं। कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। देखिए एफिशिएंसी के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे भी सही, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हम हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करा पाए। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कराना। एफिशिएंसी वाला तो एक फैक्टर हुआ, इसको समझने के और भी तरीके हैं कि क्यों ये इम्पॉसिबल होता है, तो उसको नेक्स्ट आगे कंसिडर करते हैं। इम्पॉसिबल वाली चीज पर अपन थोड़ी देर बाद आएंगे। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको एक बार कंसिडर करते हैं ऑर्डर से। तो देखिए पीवी ग्राफ हम जानते थे, जो पीवी ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। हमें जो नेक्स्ट चीज में इंटरेस्ट है वो ये कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाऊं तो उसके स्लोप की वैल्यू कितनी होती है। देखिए हमने आइसोकोरिक का और आइसोबारिक का स्लोप देख लिया था। आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं तो स्लोप होता है इनफाइनाइट, उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आती थी। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में स्लोप होता था 0, उसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती थी। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला जो कर्व बन रहा है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ना तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ना वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस केस में स्लोप को हम डायरेक्टली देख के कमेंट नहीं कर सकते कितना होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि स्लोप की वैल्यू भी अलग होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें एक्चुअल में स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। तो स्लोप की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है dp बाय dv। अब हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है कि dp बाय dv निकल के आएगा कितना। तो देखिए स्लोप की कैलकुलेशन हमने यहां से शुरू करी। आइडियल गैस इक्वेशन से ही चालू करते हैं। pv इज इक्वल टू म्यू आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से बोला जा सकता है कि दोनों साइड्स ही इनफैक्ट कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि म्यू आर टी तो कांस्टेंट है ही, उसकी वजह से पीवी को भी कांस्टेंट होना पड़ा। अगर हम किसी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बात हमें पहले से क्लियर है कि किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन आता है 0। तो इसके आगे हमने वही काम किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए उसी प्रोसेस से हम लोग यानी कि उसी स्टेप से चालू कर रहे हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ म्यू आर टी, क्योंकि म्यू आर टी अपने आप में कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी में देखिए कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सिंपल सी बात है। प्रेशर को पहले हमने कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया तो बन गया पीडीवी प्लस, अब दूसरी टर्म को यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रेशर को। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी आ जाएगा पीडीवी प्लस वीडीपी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, पीडीवी को अगर दूसरी तरफ भेज दें तो बन गया वीडीपी विल बी इक्वल टू माइनस पीडीवी। अब बात सिंपल सी है, डीपी बाय डीवी को एक तरफ कलेक्ट करते हैं ताकि डीपी बाय डीवी वाला टर्म बन जाए स्लोप, और स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस पी बाय वी। ये स्लोप की वैल्यू हमारे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है, इस वैल्यू को हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस विल ऑलवेज बी माइनस पी बाय वी। अब देखिए प्रेशर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब जो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू है माइनस पी बाय वी वो हमेशा नेगेटिव होगी। स्लोप नेगेटिव होना मतलब जब भी हम इस तरीके से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और वैल्यू एग्जैक्टली होती है माइनस पी बाय वी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बाकी और जो कुछ बातें उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है। तो बल्क मॉडुलस निकाला जा सकता है माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीवी बाय वी। ये बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला लिख भी रहा है, माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीवी बाय वी। जो वी है वो ऊपर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस वी इंटू डीपी बाय डीवी। अब ये देखिए डीपी बाय डीवी ये हो गया स्लोप। स्लोप की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी माइनस पी बाय वी, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बल्क मॉडुलस की वैल्यू आती है प्रेशर के बराबर। ये भी हमें ध्यान रखना है, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का अगर हमसे बल्क मॉडुलस पूछ लिया जाए तो बल्क मॉडुलस एग्जैक्टली होता है उसके प्रेशर के बराबर। दो कंडीशंस जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉलो होनी चाहिए वो ये है, यानी कि किसी भी प्रोसेस को अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। पहला तो ये कि कंटेनर शुड बी परफेक्टली हीट कंडक्टिंग, यानी कि जितनी भी हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है या फिर जितनी भी हीट हम सप्लाई करना चाह रहे हैं वो 100% कंटेनर के थ्रू कंडक्ट होके चली जाए। तो कंटेनर शुड बी परफेक्टली हीट कंडक्टिंग। अब देखिए किसी भी कंटेनर को या किसी भी बॉडी को 100% कंडक्टिंग बनाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट तो वो कंडक्टर यानी कि वो कंटेनर जो है वो अब्सॉर्ब करेगा ही सही। तो इतनी बात मुझे समझ आ गई कि पहला वाली जो कंडीशन है इसको 100% फॉलो कर पाना इम्पॉसिबल काम है, कोई भी कंटेनर 100% कंडक्टिंग नहीं हो सकता। दूसरा ये कि प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट वेरी स्लोली। प्रोसेस को इतना स्लो करवाइए कि अगर कोई टेम्परेचर का चेंज आ भी रहा है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नेग्लिजिबल हो जाए, यानी कि जितनी स्पीड कम पॉसिबल हो सकती है उतनी कम प्रोसेस की करवा दीजिए। तो देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना कम हम किसी प्रोसेस को पॉसिबली करवा पाएंगे थ्योरेटिकली उससे भी स्लो करवाना पॉसिबल होता है। यानी कि किसी भी प्रोसेस को आप इनफैक्ट जीरो रेट से कंडक्ट नहीं करवा सकते, कुछ ना कुछ तो करवाने की स्पीड होगी, लेकिन थ्योरेटिकली उससे कम स्पीड भी पॉसिबल होती है। तो देखिए जो दोनों कंडीशंस हैं इन दोनों को 100% फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि किसी भी आइडियल गैस से आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये हो गए उसके रीजन। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 100% होती है वो प्रैक्टिकल कंडीशन में नहीं ला जा सकती। ये फिर वही वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमें याद रखना है, क्योंकि हर बार हम वो डेरिवेशन नहीं करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी का, हमें ये वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हैंडल करके देखते हैं जितना हमने अभी तक सीख लिया उस पर। क्वेश्चन है 2 moles ऑफ हीलियम गैस आर टेकन अलोंग द पाथ ABCD, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। क्या क्या डेटा दे रखा है, किस तरीके से हम वर्क डन को अप्रोच करेंगे उसको समझते हैं। देखिए 2 moles
कंसिडर करने हैं हीलियम गैस के। इस गैस से हमने पाथ फॉलो करवाया ABCD। तो ABCD पाथ देख लेते हैं। पहले हम गए A से B, B से C और फिर C से D। जो ग्राफ देके रखा हुआ है उस ग्राफ को ध्यान से देखें तो वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। देखिए अगर पीवी ग्राफ होता तो हमारे लिए चीज बहुत आसान थी। पीवी ग्राफ में हम सिंपली उसका एरिया अंडर ग्राफ बाउंडेड बाय वॉल्यूम एक्सिस कैलकुलेट कर लेते। अभी थोड़ी सी हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है और वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ का एरिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसका मतलब हमें एक एक प्रोसेस को ब्रेक करके उसका इंडिविजुअल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा और लास्ट में सारे प्रोसेस का वर्क डन ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आती है। तो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम गए A से B तक। अब देखिए ग्राफ है VT ग्राफ, जिसमें ये वाला प्रोसेस है स्ट्रेट लाइन। अगर इसको मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट भी करूं तो ये ओरिजिन से निकलता, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कभी भी VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाए, इसका मतलब हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, फिर से एक बार को रिकॉल कर लेते हैं कि अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ये तभी हुआ होगा जब प्रेशर रहा हो कांस्टेंट। इसका मतलब A से B वाला जो प्रोसेस है वो बन गया एक आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करने का हमें डायरेक्टली तरीका पता है। दो फॉर्मूले उसके होते थे, एक P डेल्टा V यानी कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दूसरा होता था म्यू आर डेल्टा टी नंबर ऑफ मोल्स इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। P डेल्टा V यहां पर डायरेक्टली मेरे लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ना तो मुझे प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम का चेंज हालांकि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं लेकिन प्रेशर में मैं अटक जाऊंगा क्योंकि कितना कांस्टेंट प्रेशर है वो हम अभी नहीं जानते। तो दूसरा वाला फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा वाला फॉर्म क्या था, अगर आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना हो, म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स 2 क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू हम जानते ही हैं। ए से बी तक आने पर टेम्परेचर का चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई फाइनल टेम्परेचर हो गया 750, इनिशियल था 200। तो पहले प्रोसेस में ये म्यू आर डेल्टा टी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस देखते हैं B to C। अब VT ग्राफ में B to C प्रोसेस देख के मुझे समझ आ गया कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट चलने वाला है, क्योंकि जब तक हम B से C पर गए थे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में वॉल्यूम चल रहा है कांस्टेंट 50 लीटर। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिल गया 0। तो सेकंड प्रोसेस हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। C से D पर आते हैं। VT ग्राफ में देखिए C से D वाला प्रोसेस है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा होगा 1000 केल्विन पर। टेम्परेचर कांस्टेंट मुझे समझ आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला हमें याद होता है। फॉर्मूला अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स वाला बोलूं तो म्यू आर टी इंटू एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स 2 फॉर्मूला में लिख भी देता हूं। C से D वाले प्रोसेस का जो वर्क डन होता इसको मैं बोल देता हूं W1, ये हो गया W3, W2 तो था 0, तो वो हो जाता म्यू आर टी इंटू एल एन ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स 2, R की वैल्यू जानते हैं, एज इट इज यूज कर लेंगे। टेम्परेचर C से D वाला जब प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर चल रहा था 1000 केल्विन, तो T की जगह 1000 रखना है, इंटू एल एन ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। C से D वाले प्रोसेस में मुझे ये भी समझ आ गया कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 20 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम है 15 लीटर, तो बन जाएगा एल एन ऑफ 20/15 यानी कि एल एन ऑफ 4/3। तो तीनों प्रोसेस का हमने वर्क हैंडल कर लिया, तीनों को उठा के ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए ये इसका फेयर सॉल्यूशन हो गया। A से B वाला जो प्रोसेस था वो आइसोबारिक प्रोसेस था, तो उसमें वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया म्यू आर डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स 2 आर डेल्टा टी 750 माइनस 250। तो पहले वाले प्रोसेस का वर्क डन आ गया 1000 आर। B से C वाला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0, तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। C से D वाला जो प्रोसेस है वो हुआ था एक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर हमने अप्लाई कर दिया म्यू आर टी इंटू एल एन ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। वैल्यूज रख दी, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर, टेम्परेचर 1000 केल्विन, एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम 20, इनिशियल वॉल्यूम 15, तो ये वाली चीज बन जाएगी 2000 आर, एल एन ऑफ 4/3।
तो तीनों प्रोसेस का हमने इंडिविजुअल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो पूरा जो प्रोसेस हमें देके रखा हुआ था उसका टोटल वर्क डन हमें मिल जाना है। तो देखिए वही चीज लिख रही है, टोटल वर्क डन विल बी समेशन ऑफ वर्क डन इन इंडिविजुअल प्रोसेसेस। तो तीन प्रोसेस, तीनों को हमने एक एक करके हैंडल किया और लास्ट में ऐड करके निकाल दिया टोटल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है फॉलोइंग फिगर इज गिवन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए जो काम का डेटा है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1, ग्राफ दे रखा है दोबारा से वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के बेसिस पे हमें बताना है कि नेट वर्क डन इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा। देखिए साइक्लिक प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेट करने का हमने एक ग्राफिकल तरीका सीखा था कि एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व, लेकिन वो एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ गिवन हो। यहां पे वो नहीं गिवन है, इसलिए एरिया वाली चीज शुरू से हमने रिजेक्ट कर दी, वो हमारे काम नहीं आएगी। तो इस साइक्लिक प्रोसेस का अगर वर्क निकालना है तो फिर तो मेरे पास मैथमेटिकल अप्रोच ही बची। मैथमेटिकल अप्रोच में करना क्या है, एक एक प्रोसेस को टारगेट करेंगे, उसका वर्क निकाल के लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। तो पहला प्रोसेस कंसिडर करते हैं ए से बी। देखिए ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हमारा काम खत्म हो गया, इसका वर्क डन हो गया 0, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट बी से सी। बी से सी वाला जो प्रोसेस है इसमें फिर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा ही था, अब तक हमें याद हो जाना चाहिए, म्यू आर टी ln ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। म्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1, आर एज इट इज यूज कर लेंगे, टेम्परेचर चल रहा है 400 केल्विन इंटू ln ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो वी फाइनल 40, वी इनिशियल 20। ये वाला वर्क हमसे हैंडल हो जाएगा। अगला प्रोसेस सी टू डी। सी टू डी फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वर्क डन 0। लास्ट प्रोसेस पर आते हैं डी टू ए। डी टू ए प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल हुआ तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला म्यू आर टी ln ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। अब की बार टेम्परेचर 200 केल्विन रहेगा, फाइनल वॉल्यूम 20, इनिशियल वॉल्यूम 40। तो इसका फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट किया होगा। वर्क डन सारे प्रोसेस का इंडिविजुअली निकाल के ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक थे तो इनके वर्क डन भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में हमें मिल गए 0। आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपना उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब की बार देखिए log टू द बेस 10 वाली चीज हमने यूज कर ली, तो 2.303 वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.303 इंटू म्यू आर टी, म्यू की जगह 1, आर टेम्परेचर इस वाले प्रोसेस में बी टू सी में चल रहा है 400 इंटू ln ऑफ 40 बाय 20 यानी कि ln ऑफ 2। डी से ए वाला जो प्रोसेस था ये भी आइसोथर्मल था, इसका वर्क कैलकुलेट फिर से वही हो जाएगा 2.303 इंटू म्यू आर टी, म्यू की जगह 1, टेम्परेचर अब की बार रखेंगे 200 केल्विन इंटू ln ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1/2। तो ये वही सारे स्टेप्स हो गए, इन सब की वैल्यू आपको मैंने बोल के बता दी थी। तो डेटा हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 1152.65 जूल। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा क्योंकि इसमें ln2 वगैरह की वैल्यू यानी कि log टू द बेस 10 और 2 की वैल्यू हमने यूज करी है, तो ये आंसर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटेड होगा। लेकिन कैसे हमें वैल्यूज यूज करनी थी वो हमें फॉर्मूले के बेसिस पे समझ आ जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए दे रखा है पीवी कर्व ऑफ अ डायटोमिक गैस इज शोन, फाइंड द टोटल हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस ए बी एंड बी सी। फिर से एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, अब की बार हमें डायरेक्टली पीवी ग्राफ ही दे रखा है। डेटा उसमें काम का ये है कि एक डायटोमिक गैस कंसिडर करनी है। इस डायटोमिक गैस से हम एक प्रोसेस करवाते हैं जिसमें पहला पाथ फॉलो किया था ए टू बी, नेक्स्ट फॉलो किया बी टू सी। ए टू बी वाला प्रोसेस अगर आइडेंटिफाई करना हो तो वो बिल्कुल सिंपल, वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। बी टू सी वाले प्रोसेस के लिए बोल रखा है कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम इस बात को वैलिडेट भी कर सकते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आइसोथर्मल वाला पॉइंट बी, वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो गया 2P0 V0। जहां पे वो खत्म हुआ पॉइंट सी पर, वहां पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है देखिए वो हो गया ट्वाइस ऑफ P0 V0। तो ये सिर्फ हमने ये चेक करने के लिए किया था कि क्या एक्चुअल में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट चल रहा है कि नहीं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा कांस्टेंट चलता ही है।
हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड टोटल हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस ए बी एंड बी सी। यानी कि हमें यह बताना है कि जब तक हम गैस को ए से बी और बी से सी तक लेकर आए तब तक टोटल कितनी हीट हमने इसको सप्लाई करी होगी। अब देखिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस तो है नहीं, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ए से सी तक का वो 2 डिफरेंट स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप था आइसोकोरिक, दूसरा था आइसोथर्मल। तो हीट हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो एक ही तरीका बचा कि ये जो हीट की कैलकुलेशन है वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करें। यानी कि हम पहले तो निकाल लें कि टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा, फिर ये निकाल लें कि टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा। ठीक है, क्योंकि हीट कैलकुलेट करने का और कोई डायरेक्टली तरीका होता नहीं है। इस पूरे प्रोसेस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है। टेम्परेचर चेंज भी हमें इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली वो एनसी डेल्टा टी भी यूज नहीं कर पाएंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी। तो हमें फर्स्ट लॉ से ही घुमा फिरा कर पहले वर्क डन निकालना होगा, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी। वर्क कैसे निकालें, तो देखिए 2 स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, इन दोनों का हम वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं। इनफैक्ट ए से बी वाला प्रोसेस तो आइसोकोरिक है, इसका वर्क डन तो हो गया 0। बी से सी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेते, पीवी इंटू एल एन ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। यहां पर हमने म्यू आर टी वाली चीज इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं थे, ना ही टेम्परेचर की डायरेक्ट वैल्यू पता है। तो हम इसमें अब की बार यूज करेंगे पीवी एल एन ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो देखिए हो गया ट्वाइस ऑफ पी नॉट वी नॉट, तो बी से सी का जो वर्क डन हो जाता है वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ पी नॉट वी नॉट इंटू एल एन ऑफ वी फाइनल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इनिशियल वी नॉट। तो टोटल वर्क डन तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट होता ए से सी तक आने का चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट। तो देखिए ए से सी पर जब हम आएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी के चेंज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ए से सी तक किस रास्ते से आए, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का हम तरीका भी जानते हैं, म्यू एफ आर बाय 2 इंटू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो म्यू के टर्म्स में यूज करेंगे, वो आगे चल के आप देखेंगे अपने आप कैंसिल हो जाती है। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो म्यू 5 आर बाय 2। डेल्टा टी हमें यूज करना है, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट ए। टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। टेम्परेचर की जगह लिखा जा सकता था पीवी बाय म्यू आर, तो वो डेटा उठा के यहां पे यूज कर लेंगे। कैसे यूज करना है वो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स म्यू इंटू 5 आर बाय 2। टेम्परेचर एट सी लिखते हैं, तो देखिए टेम्परेचर एट सी लिखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट हो गया पॉइंट सी के लिए वो हो गया 2 पी नॉट वी नॉट, तो 2 पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू आर, म्यू आर माइनस, अब लिखते हैं टेम्परेचर एट ए। टेम्परेचर एट ए फिर आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से लिखना चाहेंगे, तो देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट हुआ पॉइंट ए के लिए वो हो गया पी नॉट वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स म्यू इंटू आर। देखिए जैसे ही हमने ये फॉर्म लिखा, नंबर ऑफ मोल्स आपको समझ आ रहा होगा कैंसिल हो गए, इनफैक्ट ये आर की वैल्यू भी कैंसिल हो जाती है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पी नॉट वी नॉट बाय 2। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का, इनफैक्ट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हमने फाइनली लिखा है, तो हो जाएगा 5 पी नॉट वी नॉट बाय 2। वर्क हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो जो इसकी कैलकुलेशन है उस पर आते हैं। देखिए वर्क डन वही दोनों प्रोसेस के वर्क डन का समेशन, तो ए से बी वाला प्रोसेस आइसोकोरिक था, उसका वर्क डन हो गया 0। बी से सी वाले पे जब हम गए तो एनआरटी यानी कि एनआरटी का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 पी नॉट वी नॉट हो गया था, तो वो भी हम बाद में चल के यूज कर लेंगे। देखिए 2 पी नॉट वी नॉट इंटू एल एन ऑफ,
फाइनल वॉल्यूम था 2V0, इनिशियल वॉल्यूम था V0, तो वो बचेगा ओवरऑल 2, तो 2P0 V0 इंटू ln2। ये तो हो गया टोटल वर्क डन। नेक्स्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था कि वो चीज आएगी 5P0 V0 by 2। तो टोटल वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दिया तो हमें नेट हीट जो इन्वॉल्व थी प्रोसेस A to B और फिर B to C में, उसकी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें कंसिडर करना है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बिल्कुल बेसिक बात अभी हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी हीट का ट्रांजिशन ना हो, यानी कि ना तो हीट सिस्टम के अंदर एंटर करे ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकले। तो इसको बोला जाता है हमारा जो बेसिक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए उसको हम डिटेल में पॉइंट वाइज कंसिडर करते हैं। तो हीट का इन्वॉल्वमेंट जीरो। अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट जीरो है तो बोला जा सकता है ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एंट्रोपी का जो चेंज है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं dQ/T से। तो अगर dQ जीरो है तो एंट्रोपी का चेंज भी जीरो, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहती है। इस प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है, गवर्निंग इक्वेशन यानी कि जो भी देखिए हमने अभी तक प्रोसेस कंसिडर करे उसमें कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होती थी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट। ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है कि PV रेज टू द पावर गामा विल बी कांस्टेंट। ये इसकी गवर्निंग इक्वेशन होती है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट, जिसमें गामा क्या चीज है, गामा वही होता है CP/CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है गामा। ये गवर्निंग इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें याद होना चाहिए कि PV रेज टू द पावर गामा की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट चलती है। इसको हम ऐसे भी कई क्वेश्चंस में आगे चल के अप्लाई करेंगे कि P1 V1 रेज टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू गैस को हम किसी एक स्टेट यानी कि P1 V1 से लेके P2 V2 तक ले जाएं तो उन दोनों स्टेट को इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन। कई क्वेश्चन में रिलेशन हमें प्रेशर टेम्परेचर के बीच में भी हो सकता है बताने को मिल जाए, कई क्वेश्चंस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच भी रिलेशन मिल जाए, तो वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। हालांकि उनकी वैल्यू अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आइडियल गैस इक्वेशन से वहां तक पहुंचना आसान होता है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन आता है वो ये होता है कि T इंटू V रेज टू द पावर गामा -1 वो कांस्टेंट चलता है। टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम रेज टू द पावर गामा -1 विल बी अ कांस्टेंट। ऐसा ही एक फॉर्म होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो फॉर्म आता है वो ये आता है कि P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट। ये हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। ऐसा ही एक और रिलेशन आता है प्रेशर और डेंसिटी के बीच कि प्रेशर इंटू डेंसिटी रेज टू द पावर माइनस गामा विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट। हालांकि ये थर्ड वाला जो यानी कि लास्ट वाला जो रिलेशन है ये हमारे ज्यादा यूजफुल नहीं होता, बट ये तीन रिलेशन यानी कि PV रेज टू द पावर गामा, T इंटू V रेज टू द पावर गामा -1, P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम बहुत एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ काम के रिलेशन। नेक्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, इसको भी हालांकि हम लोग टेबल में कंसिडर कर चुके हैं। ये वो फाइनल फॉर्म आता है कि म्यू आर इंटू टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1, या फिर इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो P1 V1 यानी कि P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, तो डिराइव करना मैं आपको तरीका बता देता हूं, हालांकि उसको हम करके देखेंगे नहीं क्योंकि हमें तो लास्ट में ये फॉर्म ही याद होना चाहिए। डेरिवेशन का वही तरीका है कि वर्क डन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। प्रेशर की जगह हम यहां से ये जो गवर्निंग इक्वेशन है यहां से वैल्यू लिखेंगे कि प्रेशर शुड बी इक्वल टू
C डिवाइडेड बाय V रेज टू द पावर गामा। तो प्रेशर की जगह वही लिख देंगे C डिवाइडेड बाय V रेज टू द पावर गामा। C क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, V डिवाइडेड यानी कि 1 डिवाइडेड बाय V रेज टू द पावर गामा dV, उसका इंटीग्रेशन हम सिंपली कर लेते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। हमारे लिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स हमें याद होने चाहिए कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो म्यू आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, या फिर पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें अप्लाई करना है, देखिए अब हम फर्स्ट लॉ लगा देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू वाली चीज है वो जीरो होने वाली है। तो देखिए मैं आपको पूरा अलग से लिख के दिखा देता हूं। फर्स्ट लॉ हम लोग लिखते थे कि डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हो जाएगी जीरो। तो अब लिखा जा सकता है इसके आगे कि वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन शुड बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं, जो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाता था वो होता था म्यू एफ आर बाय टू डेल्टा टी। एफ आर बाय टू को हम लोग सीवी लिखना सीख गए थे, यानी कि सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाय टू। तो डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी, वो माइनस साइन अलग से आ गया वर्क की वजह से। अब देखिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो ये था, जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। ऑलरेडी हमें वो खैर टेबल से वैल्यू हमने पहले भी याद कर रखी थी, बट जो अभी सीखा उसको फिर अप्लाई करते हैं। मैं अभी फॉर्म यूज कर रहा हूं म्यू आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो देखिए म्यू आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये लिख रहा है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वाली जो चीज होती है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो एज इट इज लिख ही देते हैं, माइनस डेल्टा यू। इसको मैं लिखता हूं नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये बन जाएगा माइनस म्यू आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। यहां तक की भी बात हमें क्लियर। आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है, अब उस पर आते हैं। वो होता था म्यू सीवी डेल्टा टी। एफ आर बाय टू की जगह हमने सीख लिया था कि उसको सीवी लिखा जा सकता है। देखिए जैसे ही हमने इन दो चीजों को इक्वेट किया, मुझे कुछ टर्म्स कैंसिल होते दिख रहे हैं। माइनस कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल, टेम्परेचर चेंज भी कैंसिल। सीवी की वैल्यू आ गई कि सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। देखिए ये टर्म पहले भी आई थी एक बार, जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहे थे कि सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। जब ये फॉर्मूला आया था तब मैंने आपको स्पेशली बोला था कि इसका जो प्रूफ है, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। और अब हम बिल्कुल उसी स्टेज पर हैं कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूले का यूज करते हुए सीवी को आर अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर अप्रूव कर देते हैं। तो देखिए सीवी कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हो गए। एक, सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाय टू, यानी कि सीवी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा तरीका ये आ गया कि सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, यानी कि गामा के टर्म्स में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में हम सीवी को डिराइव कर सकते हैं। अगर सीवी की वैल्यू जानते हैं तो सीपी भी बताया जा सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये रिजल्ट जानते हैं कि सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। तो अगर मैं सीवी को सामने भेज दूं तो सीपी की वैल्यू आ जाती है गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये भी चीज हमने देखी थी आइसोबारिक प्रोसेस में। प्रूफ उसका अल्टीमेटली यहीं से आता है एडियाबैटिक प्रोसेस से, सीवी और सीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। तो देखिए बिल्कुल वही चीज हो गई। टेम्परेचर का चेंज होता है T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्योंकि मैंने उसको नेगेटिव लिख लिया इसलिए वो माइनस साइन अलग से बाहर आ गया और ये बन जाता है T1 माइनस T2। तो माइनस साइन हम इसी स्पेशल पर्पज से बाहर लेकर आए थे।
तो ये कुछ काम की मेरे पास दो इक्वेशंस यहां से आ जाती हैं यूजिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर हम पीवी ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आता है? देखिए इस तरीके की शेप ऑलमोस्ट हम एक बार पहले देख चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में बोला जा सकता है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनकर आता था जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाते थे। इस केस में देखिए क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर गामा है। गामा क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सीपी भी पॉजिटिव, सीवी भी पॉजिटिव, तो गामा भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और उल्टा वॉल्यूम अगर कम करें तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से कर्व आता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता जब गामा की वैल्यू 1 होती, यानी कि जब डायरेक्टली प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता। तो इस तरीके से ग्राफ बनकर आता है। हमें जो चीज में अभी इंटरेस्ट है वो है स्लोप की वैल्यू। स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं डीपी बाय डीवी से। जैसे हमने स्लोप कैलकुलेट किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में, बिल्कुल वही स्टेप्स हम लगाने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। पीवी रेज टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट, यानी कि इसको अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी रेज टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करना भी फिर आसान, प्रेशर को एक बार कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेते हैं। तो P इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी रेज टू द पावर गामा। अब ऑर्डर रिवर्स करते हैं, वी रेज टू द पावर गामा को बाहर निकाला तो वी रेज टू द पावर गामा इंटू डीपी। वी रेज टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन, गामा नीचे उतर जाएगा तो गामा इंटू वी रेज टू द पावर गामा -1 डीवी प्लस वी रेज टू द पावर गामा डीपी। अब देखिए हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि वो डीपी बाय डीवी वाला टर्म हमारे पास आ जाए, क्योंकि डीपी बाय डीवी ही अल्टीमेटली है स्लोप। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो ये कि स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आया था माइनस पी बाय वी, यहां पर आता है माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी। देखिए गामा पॉजिटिव वैल्यू, प्रेशर और वॉल्यूम अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर से बोला जा सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप 100% केसेस में आएगा नेगेटिव। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के ही स्लोप होते हैं नेगेटिव। काम का जो पॉइंट है हमारे, यानी कि जिसपे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो है गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और ये ग्रेटर देन होगा पी बाय वी से। मैं फिर से लिख देता हूं, ये वाली सिर्फ चीज हम कंसिडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोनों का ही ग्राफ दिखता एक जैसा है, दोनों ही इस तरीके से होते हैं कि हम एक क्वांटिटी को यानी प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्लोप के बेसिस पे। स्लोप के बेसिस पे यानी कि हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के ग्राफ की स्टीपनेस हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ की स्टीपनेस। स्लोप दोनों का हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों के जो ग्राफ बनेंगे वो हमेशा फॉलिंग ग्राफ बनेंगे, हमेशा नीचे आते हुए ग्राफ बनेंगे। नेगेटिव होने का रीजन भी हम समझ गए, यहां पर आता है माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी, आइसोथर्मल में आता था माइनस पी बाय वी। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किए जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडियाबेटिक स्लोप विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोथर्मल स्लोप। तो देखिए बिल्कुल वही चीज लिख रही है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वांटिटी बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने बल्क मॉडुलस निकाला था प्रेशर के बराबर, यहां पर बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में आ जाता है गामा टाइम्स ऑफ पी। एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेशन होगी कि बल्क मॉडुलस शुड बी इक्वल टू माइनस वी डीपी डिवाइडेड बाय डीवी। तो डीपी बाय डीवी की जगह फिर हम वही रख देते हैं माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी, वो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ पी।
तो ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो गई। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स यानी कि कुछ कंडीशंस कि किन कंडीशंस के अंडर हम किसी प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बना सकते हैं। तो कंडीशन देखिए, पहली होती है कि कंटेनर शुड बी परफेक्टली हीट इंसुलेटेड। जिस भी कंटेनर में हम गैस को ट्रैप करें, यानी कि जिस भी कंटेनर के अंदर हमने गैस को रखा हो, वो कंटेनर 100% इंसुलेटिंग हो, यानी कि कोई भी हीट ना तो बाहर से अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके। 100% इंसुलेटिंग ये भी हम जान गए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट का तो लॉस कंटेनर के थ्रू हमेशा ही होगा। तो ये जो पहली वाली कंडीशन है, प्रैक्टिकल में यानी कि रियलिस्टिक कंडीशंस में इसको अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, कि कोई भी कंटेनर को हम 100% इंसुलेटिंग बना दें, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये कि प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट रैपिडली, फास्टली और वेरी सडनली। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, किसी भी प्रोसेस को आप इतना तेज करवाइए कि जब तक हीट उसमें से निकल पाती तब तक तो वो प्रोसेस खत्म ही हो जाए। यानी कि किसी भी प्रोसेस को आप इफेक्टिवली इनफाइनाइट रेट से करवा दीजिए, इनफाइनाइट स्पीड से करवा दीजिए। तो यही कहने का मतलब है कि प्रोसेस को जितना तेज हो सके उतना तेज करवा दीजिए, ताकि जब तक हीट सिस्टम से निकल पाती तब तक हम क्लेम कर लेते कि प्रोसेस ही खत्म हो गया। इस पॉइंट में भी मुझे एक फ्लॉ दिखाई दे रहा है कि हम जितना भी तेज प्रोसेस को करवाएं, थ्योरेटिकली उससे ज्यादा तेज करवाना पॉसिबल होता है। तो ये भी प्रोसेस यानी कि ये भी जो कंडीशन है, ये आइडियली पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसको रियल वर्ल्ड में नहीं करवाया जा सकता। तो इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे मुझे समझ आ रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस भी एक रियलिस्टिक प्रोसेस नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशंस में हम आइडियल गैस के साथ एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। ऐसी कुछ कंडीशंस आई थी आइसोथर्मल में, और हमने बोला था कि आइसोथर्मल भी प्रैक्टिकली कराना इम्पॉसिबल होता है। कुछ एग्जाम्पल एडियाबेटिक प्रोसेस के, प्रोपेगेटिंग ऑफ साउंड वेव इन अ गैस मीडियम। गैस मीडियम में बोला जा सकता है कि साउंड वेव बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आगे बढ़ती है, तो उसका जो प्रोपेगेशन होता है वो इफेक्टिवली एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। सडन बर्स्टिंग ऑफ अ टायर और ट्यूब, कोई टायर अगर सडनली एक्सप्लोड कर जाए तो बोला जा सकता है कि वो जो एक्सप्लोजन वाला पार्ट है वो बहुत ही हाई स्पीड पे कराया गया प्रोसेस है, इसलिए एक्सप्लोजन ऑफ अ टायर और ट्यूब ये बन जाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। If carbon dioxide cylinder is suddenly opened, then conversion of carbon dioxide gas into dry ice। देखिए फिर से वही चीज है, suddenly opened वर्ड हमें जहां पर दिख गया वहां पर बोला जा सकता है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। कुछ देखिए वैसे ही एग्जांपल हो गए, कंटिन्यूस हैमरिंग, हीटिंग, पंप बैरल बिकम्स हॉट ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ एयर। तो ये सब वही है, जो भी प्रोसेस हम अल्टीमेटली बहुत तेज स्पीड पे करवा रहे हैं वो सब एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। काम की चीज जो हमारे लिए वो ये है कि देखिए किसी भी प्रोसेस को अगर हम बहुत तेजी से कराएं, सिंपली स्पीकिंग कोई भी प्रोसेस अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर गैस एक्सपैंड होती है तो गैस में कूलिंग इफेक्ट आता है, और अगर गैस कंप्रेस होती है तो गैस में हीटिंग इफेक्ट आता है। ये कैसे, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए हम फर्स्ट लॉ की हेल्प से ये चीज डिराइव करेंगे। यहां तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड है जीरो। वर्क का साइन कन्वेंशन हम जानते हैं, जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन होगा वर्क डन नेगेटिव। एक बार को आप कंसिडर करिए कि गैस एक्सपैंड हो रही है, अगर गैस का एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, अगर गैस का एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव बननी चाहिए, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव कब बनेगी, जब डेल्टा यू हो जाए नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो देखिए वही बिल्कुल सीक्वेंस हमने यहां बना रखी है, अगर वॉल्यूम बढ़ती है यानी कि एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होना इंप्लाई करता है कि डेल्टा यू नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर गैस का एक्सपेंशन होता है तो गैस में आता है कूलिंग इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग। इसका रिवर्स बिल्कुल हम खुद से अब चला सकते हैं। मान लीजिए कोई गैस कंप्रेस कर गई तो वर्क डन नेगेटिव। वर्क अगर नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अलग से माइनस साइन लिख रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो कोई भी गैस से अगर हम एडियाबेटिक कंप्रेशन करवा दें तो उस गैस में
हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि उसको बोला जाता है एडियाबेटिक हीटिंग। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो हमें याद रखना है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, हीटिंग कब होती है, कूलिंग कब होती है, और सीवी और सीपी की जो वैल्यूज हैं वो कैसे आई। और जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस है वो तो है ही सही कि पीवी रेज टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट। तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे बेस्ड। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन अ टायर ट्यूब इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ टायर सडनली बर्स्ट, यानी कि इफ ट्यूब सडनली बर्स्ट, देन कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर। देखिए सडनली बर्स्ट जैसे ही बोल दिया, यानी कि एक बहुत फास्ट पेस पे प्रोसेस हुआ होगा, और जो भी प्रोसेस फास्ट पेस पे होता है हम उसको मान के चलते हैं कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस रहा होगा। स्टार्टिंग की कंडीशंस हमें गिवन है। स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 300 केल्विन, प्रेशर दे रखा है 8 एटीएम। अगर ट्यूब बर्स्ट कर गई तो हमसे फाइनल टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ है। देखिए फाइनल प्रेशर तो हम बता ही सकते हैं कि अगर ट्यूब बर्स्ट हो गई तो जो एयर है उसके अंदर की वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आ गई होगी, यानी कि फाइनल प्रेशर हो गया 1 एटीएम। गामा की वैल्यू दे रखी है, गामा इज इक्वल टू 1.5। तो अब हम रिलेशन यूज करने वाले हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन था वो ये था कि प्रेशर रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इनटू टेम्परेचर रेज टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को इसी के थ्रू रिलेट करते हैं। P1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, T1 रेज टू द पावर गामा शुड बी इक्वल टू P2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज टू द पावर गामा। P1 8 एटीएम, T1 300 केल्विन, P2 1 एटीएम, और T2 की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। गामा की जहां भी जरूरत पड़ेगी उसको क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। तो इस तरीके से हमने आगे कैलकुलेशन चला ली कि 8 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू 300 रेज टू द पावर गामा शुड बी इक्वल टू, ये हो गया फाइनल प्रेशर 1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज टू द पावर गामा। गामा की वैल्यू भी अगर हम उठा के सब्सटीट्यूट करें 1.5 तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाता है माइनस 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 150 केल्विन। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस था। गैस अगर बाहर आएगी तो बोला जा सकता है गैस का एक्सपेंशन होता। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है। तो हम 27 डिग्री सेल्सियस से आ गए माइनस 123 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अ डायटोमिक आइडियल गैस is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume. If initial temperature of the gas is T1 Kelvin and final temperature is A times of T1, then find value of A. क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। नेचर ऑफ गैस हमें दे दिया डायटोमिक। नेचर ऑफ गैस इसलिए दिया है ताकि हम गामा की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि अगर डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के बेसिस पर हम CV निकाल देंगे FR/2। CV मिल गया तो R ऐड करके CP तक आ जाएंगे, तो गामा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। यही रीजन था कि उसने डायटोमिक गैस यानी कि नेचर ऑफ गैस बता दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर स्टार्टिंग वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम को हमने बना दिया V/32, यानी कि हम उसको इनिशियल के 1/32 वॉल्यूम पे ले जाते हैं। अगर इनिशियल टेम्परेचर गैस का T1 था और फाइनल टेम्परेचर A टाइम्स ऑफ T1 हो गया तो क्वेश्चन में हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में हमने एक रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच भी देखा था, वही हम बिल्कुल यहां पर अब यूज कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V, तो फाइनल हो जाएगी V/32। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल AT1। A अकेला अननोन चल रहा है, गामा की वैल्यू हम डायटोमिक के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं। तो देखिए ये वाला रिलेशन था T इंटू V रेज टू द पावर गामा -1 शुड बी अ कांस्टेंट। डेटा उठा के सब्सटीट्यूट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल वॉल्यूम मैंने V मान ली, तो V रेज टू द पावर 7/5 -1। 7/5 कैसा आया वो देख लेते हैं। CV इज इक्वल टू FR/2। डायटोमिक अगर आइडियल गैस है तो F की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये बन जाता है 5R/2। CP कैलकुलेट करने के लिए CV प्लस R, तो 5R/2 प्लस R ये बन जाएगा 7R/2, और यहां से गामा की वैल्यू आ गई 7/5। तो ये वही है 7/5 -1 शुड बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर A टाइम्स ऑफ T1
इंटू फाइनल वॉल्यूम रेज टू द पावर गामा माइनस 1, तो v बाय 32 रेज टू द पावर 7/5 माइनस 1। T1 कैंसिल हो गया, v आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे हम a की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे 4। तो देखिए बिल्कुल वही जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते रहते हैं। जो भी डेटा गिवन है, हमेशा 2 सेट ऑफ डेटा गिवन होंगे, इनिशियल और फाइनल वाले, ताकि ये इक्वेशंस यानी कि ये जो रिलेशन है ये हम अप्लाई कर सकें।